हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र में आज हम अपना 68वां वीडियो करने वाले हैं। हमारी ए सीरीज़ का ये 68वां भाग है। इसके पहले 67 भाग कर चुके हैं, देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। बहुत शानदार प्रश्न करने वाले हैं, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने के 100% चांसेस हैं। इन प्रश्नों को रट्टा मारकर पी जाओ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनी माता एक रोग होता है, मिनी माता नामक, वो किस विषैली धातु के कारण होता है। मिनी माता जो रोग है वो किसके कारण होता है। कभी कभी कुछ तत्व होती हैं, कुछ धातुएं होती हैं, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो उसी से ही मिनी माता रोग होता है। तो किसके कारण होता है, तो मिनी माता जो रोग है वो पारे के कारण होता है। किसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। इसको मरकरी भी बोला जाता है। और पारे के कारण, पारी की जब अधिकता हो जाती है, पारा की विषाक्तता हो जाती है, तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। तो ये मिनी माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है, तो पारे के कारण होता है। याद रखिएगा, मिनी माता किससे होता है, पारे से होता है। और ये जो मिनी माता रोग है एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक बीमारी है। और इसको सबसे पहले 1956 में खोजा गया था। ये मिनी माता नाम कैसे पड़ा इसका, तो जापान में एक जगह का नाम है मिनी माता। मिनी माता क्या है, जापान में एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम पर इस रोग का नाम मिनी माता पड़ा है। याद रखना, मिनी माता किसके कारण पड़ा है, जापान में एक जगह है। आपसे पूछ सकते हैं मिनी माता क्या है, एक जानवर का नाम है, एक जगह का नाम है, देश का नाम है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना, जापान का एक छोटा सा शहर है मिनी माता, उस वहाँ पर सबसे पहले ये रोग पाया गया था। उद्योगों में जो वर्कर्स लगे रहते हैं उनमें ये रोग पाया गया था, जहाँ पर पारी की अधिकता होती है, तो वहीं से ये रोग का नाम मिनी माता पड़ा। तो किसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, ब्लैक फुट नामक रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण हो जाता है। और एक नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। बसा का पाचन किया जाता है, तो बसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन द्वारा होता है, प्रोटीनेज द्वारा हो जाता है, एमाइलेज द्वारा होता है, लाइपेज द्वारा होता है, या लार द्वारा होता है। तो देखो, प्रोटीनेज तो होगा नहीं, प्रोटीनेज तो प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज भी नहीं होगा। एमाइलेज जो होता है, जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार तो होगी नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज लिपिड का पाचन करता है। लिपिड किससे बने होते हैं, तेल से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं, जो बसा का पाचन करते हैं। तो बसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम होता है। लाइपेज जो क्या करता है, बसा के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करता है। बसा के हाइड्रोलिसिस मतलब बसा को तोड़ने में मदद करता है। बसा को तोड़ने में मदद करता है क्या, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, बसा को तोड़ने में मदद करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, बसा को तोड़ने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, बसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। लाइपेज क्या करता है, बसा को तोड़ने में मदद करता है। लाइपेज कहाँ बनता है, तो लाइपेज जो एंजाइम है वो अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय जो ग्लैंड होती है, तो अग्नाशय में बनता है लाइपेज। इसके अलावा लाइपेज मुख में भी बनता है और पेट में भी बनता है, मतलब आमाशय में भी बनता है। ये तीनों जगहों पर लाइपेज एंजाइम बनता है। इसके अलावा ये ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड बसा तेल के पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होता है। मानव के पाचन तंत्र में अग्नाशयी लाइपेज एक प्राथमिक एंजाइम होता है। अग्नाशयी लाइपेज क्या होता है, एक प्राथमिक एंजाइम होता है, जो बसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिन्हें हम वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल जिसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है। देखो, विटामिन के भी यकृत में संग्रहित होता है, विटामिन डी भी यकृत में संग्रहित होता है, विटामिन ई भी यकृत में संग्रहित होता है। इसके अलावा और विटामिन देखा जाए तो विटामिन ए जो है वो भी संग्रहित होता है, और विटामिन B12 भी यकृत में संग्रहित होता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 ये जो होते हैं यकृत में संग्रहित होते हैं। इसके अलावा
सी जो विटामिन है वो यकृत में संग्रहित नहीं होता, वो क्या करता है, बाय मतलब जल के द्वारा बाहर निकल जाता है, बाय यूरिन बाहर निकल जाता है। जबकि B12 जो होता है वो यकृत में संग्रहित हो जाता है। बी और जो बी के प्रकार हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन जो B12 होता है वो यकृत में संग्रहित हो जाता है ना। तो याद रखना है। तो कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12। ये सारे ही जो विटामिन होते हैं वो यकृत में संग्रहित होते हैं। यकृत विटामिन ए का सबसे ज़्यादा भंडार, मतलब हमारे शरीर में जो विटामिन ए का संग्रहण करता है वो यकृत ही करता है, और जो कि वसा में घुलनशील है। विटामिन डी जो होता है वो त्वचा या आहार से विटामिन डी का भंडारण करता है, या तो त्वचा द्वारा या आहार द्वारा विटामिन डी का भंडारण करता है। विटामिन के की बात करें तो भी यकृत विटामिन के का भंडारण बसीय ऊतकों के रूप में करता है। विटामिन के जो रक्त के थक्का जमने में भी सहायक होता है। इसके अलावा यह हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है। अभी तक आपने डी पढ़ा है हड्डियों के लिए, लेकिन विटामिन के भी जरूरी होता है। और विटामिन B12 का भी यकृत विटामिन B12 का भी संग्रहण करता है। यकृत कहाँ होता है, हमारे पेट का जो दाहिना भाग होता है, दाहिने भाग का जो सबसे फोर्थ पार्ट होता है, चतुर्थांश भाग होता है, वहाँ पे यकृत पाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा यकृत का भार कितना होता है। यकृत का भार कितना होता है, सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यकृत का भार या यकृत का वजन कितना होता है, सारे कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग लाइक कर दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं कि आगे के वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला है, आहार नली में अंगों द्वारा स्नावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहे हैं कि जो आहार नली में, जो आहार नली होती है, जो ये पूरी नली जाती है हमारे शरीर में, तो ये बोल रहे हैं ये जो आहार नली है ये वाली, ये आहार नली में अंगों द्वारा स्नावित, जो शरीर के अलग अलग जो अंग हैं उनके द्वारा स्नावित जो रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा रस अंगों द्वारा स्नावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण, याद रखो किसके पाचन में बोल रहे हैं, वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो नहीं होता वसा के पाचन में, ना ही अग्नाशयी, हाँ पित्तरस जरूर होता है। पित्तरस हुआ और अग्नाशयी रस हुआ। पित्तरस और अग्नाशय रस, ये दोनों ही रस क्या करते हैं, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से रस निभाते हैं, पित्तरस और अग्नाशयी रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंगों द्वारा स्नावित पित्तरस, अग्नाशयी रस वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, जो पित्तरस होता है ये पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो जो पित्तरस होता है वो यकृत या लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यकृत या लीवर से निकलता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। और ये पित्तरस क्या करता है, ये पित्तरस हमारा जो भोजन होता है ना उसको क्षारीय बनाता है। क्या करता है, जबकि जो HCl होता है वो अम्लीय बनाता है, जबकि जो पित्तरस होता है वो क्या करता है, क्षारीय बनाता है और वसा के अणुओं को तोड़ने में भी मदद करता है। वसा के जो अणु होते हैं उनको तोड़ने में भी मदद करता है ये पित्तरस। तो पित्तरस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा को तोड़ने में भी मदद करता है। जबकि जो अग्नाशयी रस हैं वो अग्नाशय द्वारा ही निकलता है। इसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस का जो स्नाव है वो एक स्नावी और कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित होता है। लाइपेज किसका पाचक है, वसा का पाचन है। टाइलिन किसका करता है, लार का पाचन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मानव की अमाशय में उत्पन्न होता है। अमाशय जिसको हम स्टोमक भी बोलते हैं और पेट भी बोलते हैं, वहाँ पर ये जनरली उत्पन्न होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन बंद करने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक इंस्टाग्राम नहीं देखा है तो एक बारी इंस्टाग्राम पे चले जाइए। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस लेवल के MCQ आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपके काम के क्वेश्चन है तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मत फॉलो कीजिएगा, बट जाके एक बारी देख लीजिएगा। रोज़ मैं वहाँ पर प्रश्न डालती हूँ
और कमेंट में उसका आंसर भी लिखती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चार्ट भी मैं भेजूँगी वो जो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे और देखने में बहुत आसानी होती है वहाँ पर। तो सारे लोग इसको फॉलो कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। आकांक्षा 1957 आपको इंस्टाग्राम पर डालना है। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना नंबर सेव करा दीजिए। हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। स्टेटस के द्वारा भी आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आने वाला है हमारे सुपरवाइज़र का, हम स्टेटस के थ्रू भी बहुत शानदार तैयारी करवाएंगे। तो आप हाय और सेव इट करके भेज दीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है? मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जो जितने भी सर्दी खांसी होती है, फ्लू होते हैं, सर्दी खांसी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना, ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा किसके कारण होगा? इन्फ्लुएंजा एक वायरस के कारण ही होता है, क्योंकि हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। सर्दी खांसी इसके कारण हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इससे जीवाणु द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि क्षय रोग है, टीबी रोग है, ये है ना, कुष्ठ रोग है, ये सब जीवाणु द्वारा होते हैं। फफूंदी का जो संक्रमण होता है, फफूंद संक्रमण जो होते हैं वो कवक द्वारा होता है। इसके अलावा जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग है, जो कि मानव मस्तिष्क को सोचने में हेल्प करता है? कौन सा मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है? तो मस्तिष्क जो हमें हम कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट जो होता है वो मदद करता है सोचने में? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये हमें सोचने वाला हिस्सा होता है। क्या होता है? सोचने वाला हिस्सा होता है, इससे हम सोचते हैं। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग है, याद रखिएगा। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा भाग मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भी होता है और सबसे बाहरी भी होता है। बड़ा और सबसे बाहरी भाग भी होता है ये प्रमस्तिष्क। पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने और भावनाओं की गति को नियंत्रित करने का ये प्रमुख हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है, जैसे कि एक अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है, तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। संवेदी गतियाँ सारी इसी के द्वारा ही होती हैं। वैसे मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 2-3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला होता है अग्र, जो सबसे आगे रहता है, जिसमें प्रमस्तिष्क होता है। बीच का होता है मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क। इस प्रकार से ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। रीढ़ की हड्डी के साथ मानव मस्तिष्क एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सोचते हैं वो इसी के द्वारा सोचते हैं। इसके अलावा ये स्वैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनको भी नियंत्रित करता है। संवेदी सूचनाएं जैसे होती हैं जो हम कान, आँख, नाक, जीभ द्वारा करते हैं, वो भी यही एकत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये गर्भावस्था में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अग्र मस्तिष्क, क्योंकि ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है ना। इसके अलावा जो मध्य मस्तिष्क होता है वो ब्रेन स्टेम का एक छोटा सा भाग होता है और जो भ्रूण मस्तिष्क के मध्य विकसित होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। विभिन्न प्रकार के कई छोटे मोटे नाभिक मिलकर मस्तिष्क का तंत्र बनाते हैं, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा शामिल होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है, जो ये मध्य मस्तिष्क होता है, ये अग्र और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ता है। क्या करता है? अग्र और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ता है और ये जो हमारे पास सिग्नल आते हैं, हमारे पास कुछ संवेदी क्रियाएं होती हैं, ये इसी के द्वारा ही एक दूसरे से जाती हैं।
कार्य, दृष्टि, श्रव, सुनने का, तापमान का विनियमन हमारे शरीर में ये सारा का सारा मध्य मस्तिष्क करता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, ये हृदय गति संबंधी जो समस्या होती हैं, श्वास संबंधी जो समस्या होती है, रक्तचाप संबंधित समस्या होती है, नींद और चलने वाली जो समस्या होती है, ये मस्तिष्क का पिछला वाला जो भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क, ये सारा नियंत्रित करता है। आपसे पूछेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति से संबंधित होता है, या मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास से बीमारी से संबंधित होता है, या मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप से संबंधित होता है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। जबकि जो सोचने संबंधी वाली क्रियाएं हैं वो प्रमस्तिष्क होता है। जबकि मध्य मस्तिष्क क्या करता है, तापमान वगैरह, सुनना, करना, ये सारा चीज जो होता है मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट से पहले मैं अपने ऑनलाइन पैकेज के बारे में बता देती हूँ। देखो 100% आपको सिलेक्शन लेना है, तो बहुत स्मार्ट स्टडी करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। पढ़ने जाओगे तो हर टॉपिक इतना बड़ा है ना, अगर मस्तिष्क ही पढ़ने जाओगे अकेले तो मस्तिष्क के ही 500 में क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है। आपने कहीं भी कोर्स लिया हो अथवा नहीं लिया हो, आपने अगर कहीं पे भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो, आपको लग रहा है कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम तो डेली टेस्ट लेते हैं। टेस्ट देकर अपनी तैयारी को आंकिए। अगर आपने बिल्कुल भी कहीं तैयारी नहीं की है, शून्य से तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हम सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मिलेगा, हार्ड कॉपी लेना है तो हार्ड कॉपी मिलेगा। डेली हम टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। कठिन से कठिन टॉपिक को याद रखना, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी टॉपिक कठिन होता है। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत समय से पढ़ाई छोड़ी है जिन्होंने, तो उनको पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे याद रखें ये मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करवा रहे हैं, टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाते। कठिन से कठिन कोई भी मनोविज्ञानिक की बुक हो, ICMR का डाटा हो, योजनाओं की डेट हो, पोषण का टॉपिक हो या प्रबंधन का टॉपिक हो, सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। ट्रिक द्वारा बहुत चुटकियों में आपको सारा लेक्चर, सारा टॉपिक याद हो जाएगा। ऑडियो वीडियो लेक्चर रहेंगे, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद रहेंगे। टॉपिक वाइज ई बुक रहेगी। 1000+ CDP के MCQ रहेंगे। 1000 ICMR 2020 और 2024 के MCQ मिलेंगे। 2500+ योजना MCQ, 2000+ अधिनियम वस्तुनिष्ठ। टॉपिक तैयार करवा कर डेली टेस्ट होगा। कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा कवर। जो अधिनियम है उसकी धाराएं पूरी ट्रिक, पूरा अधिनियम बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सुपरवाइजर का एक प्रश्न बैंक दिया जाएगा। गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर सब कुछ कराया जाएगा। पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल, अधिनियम, योजना प्रबंधन, सारा कुछ हम कवर करवाएंगे। डेली टारगेट रहेगा, टेस्ट दिया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन 799 का है। अगर आप हमारी 7 बुकलेट भी मंगवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1699 रुपये। इसमें क्या मिलेगा, 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे और एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा तक 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 2014 और 2017 के पेपर भी करवाए जाएंगे। हार्ड कॉपी लेना चाहते तो ये हमारी हार्ड कॉपी है, आप ये भी परचेस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन मिलेगा आपको, तो वो ऑनलाइन आपको अलग से लेना हो अलग से ले सकते हैं, बुक के साथ मंगवाना हो बुक के साथ ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला जो ऑनलाइन वाला जो पैकेज है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन जो डाटा हम दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग है। सारा की टॉपिक भी मिलेंगे, सारे की ट्रिक्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे और लेक्चर भी मिलेंगे और MCQ भी मिलेंगे, और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। कठिन से कठिन टॉपिक सरल भाषा में मिलेगा। तो जो भी लेना चाहते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। आपको मुझे बोलना है कि आपको ऑनलाइन बैच ले लेना है, मैं पेमेंट नंबर दूँगी, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के तुरंत बाद हम आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। रोज़ का टारगेट देंगे, आपको तैयारी करना है, हम वो तैयारी करवाएंगे। एक दिन तैयारी होगी, अगले दिन टेस्ट होगा। तो अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये ज्वाइन कर लीजिए। 100% सिलेक्शन के लिए है हमारा ये बैच,
क्योंकि हम केवल वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आना है, हर कुछ आपको नहीं पढ़ना है। वर्ग 2 वर्ग 1 का सीडीपी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने 2017 का एक पेपर आपको करवाया था, कल फिर मैं एक 2017 का पेपर करवाऊंगी। आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि कितना कहाँ से कितना पोर्शन आ रहा है, उसके बाद आप कीजिएगा। पता चला कुछ भी घोंटने लगे हुए हैं और वो पेपर में आएगा ही नहीं, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, कुछ भी देंगे, लेकिन इसलिए पढ़ो वही जो सच में ही आना है। योजना बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। रोग बहुत अच्छे से पढ़ना है, मानव अंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, टीकाकरण बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक तो मतलब घोंट के पी जाना है, हमको इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करना है। मैथ को इतना ज़्यादा वेटेज मत दीजिए। मैथ का 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आप नॉर्मली ही कर लोगे, बाकी का मैं ग्रुप में करवा दूंगी। जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हो और जिन्होंने नहीं कर पा रहे हैं बैच, किसी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आप वीडियो भी देखेंगे ना, तो वीडियो भी बहुत अच्छे करवा रही हूँ और वीडियो से भी बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। क्वेश्चन है, पित्तरस किस में बनता है? वृक्क में बनता है। वृक्क में तो बिल्कुल नहीं बनता है। लार ग्रंथि में भी नहीं बनता है। फेफड़े में तो बिल्कुल ही नहीं बने, क्योंकि ये तो पंप करता है केवल। तो पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहीं से ही पित्तरस स्नावित होता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस यहाँ से स्नावित होता है और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस और अग्नाशय रस को छोटी आंत में एक नलिका द्वारा छोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संग्रहित किया जाता है। एक हेपेरिन होता है जो कि थक्का बनने में ही सहायक करता है, क्लॉटिंग में। यूरिया और पित्तरस के साथ यकृत में उत्पन्न होता है। आपसे पूछेंगे जो हेपेरिन है वो कहाँ पे से उत्पन्न होता है, तो यकृत से ही उत्पन्न होता है। यकृत को जो रक्त की आपूर्ति है 2 जगह द्वारा होती है, एक पोर्टल सिरा द्वारा होती है और हेपेटिक धमनी द्वारा होती है। पोर्टल सिरा द्वारा 75% होती है और हेपेटिक धमनी द्वारा 25% होती है। इस कारण यकृत को दोहरी रक्त आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछेंगे कि दोहरी रक्त आपूर्ति के रूप में किस अंग को जाना जाता है, तो दोहरी रक्त आपूर्ति के रूप में यकृत को जाना जाता है। दोहरी रक्त आपूर्ति के रूप में किसको जाना जाता है? यकृत को जाना जाता है। यहाँ 75% और 25%। 75% जो रक्त की आपूर्ति होती है वो पोर्टल सिरा द्वारा होती है। 75% रक्त की आपूर्ति यकृत को किसके द्वारा होती है? पोर्टल सिरा द्वारा होती है। और 25% जो होती है वो हेपेटिक धमनी द्वारा होती है। 25% किसके द्वारा होती है? 25% हेपेटिक धमनी द्वारा होती है। इस प्रकार पित्तरस दोहरी रक्त आपूर्ति के रूप में काम करता है, और इसलिए ये दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए जाना भी जाता है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, जो मैंने आपको ऑनलाइन बताई, उसमें करीब 100 प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। इस 100 प्रैक्टिस सेट में से भी आपके पूरे के पूरे प्रश्न बन सकते हैं। हर एडवांस लेवल का एमसीक्यू मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस एग्ज़ाम को एनी हाउ निकालना चाह रही हैं, उनको किसी भी कंडीशन में ये एग्ज़ाम निकालना है, तो आप थोड़ा सा दिमाग के यूज़ करके स्मार्टली स्टडी कीजिए। खुद सिलेबस को उठाइए, खुद सिलेबस को देखिए कि क्या पढ़ना है, ये देखिए क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल मत पढ़िए। संस्थान बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी वैज्ञानिक संस्थान हो, कोई भी रोग संस्थान हो, रोग नियंत्रण संस्थान हो, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। आर्तप चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आर्तप चक्र क्या होता है? आर्तप चक्र को हम बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन साइकिल बोला जाता है, या जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स को भी हम आर्तप चक्र बोलते हैं। तो आर्तप चक्र जो होता है महिलाओं का, जो 28 दिन का साइकिल होता है, उसके लिए हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो उसके लिए हार्मोन अंडाशय द्वारा भी होते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। पहला जो आर्तप होता है, पहला आर्तप कब आता है? जब महिला लड़की जो होती है 10-12 साल की होती है, तब आजकल आर्तप मासिक धर्म जो होता है आ जाता है, उसको रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते? जब पहली बार मासिक धर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? रजो दर्शन बोलते हैं। और 50 वर्ष की आयु में ये जो समाप्त हो जाते हैं पीरियड, तो उसको रजोनी वृत्ति बोलते हैं। और जो पीरियड समाप्त होने को क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्ति बोलते हैं। ये कब होता है? 50 वर्ष की आयु में होता है। और रजो दर्शन कब होता है? 10-12 साल की आयु में हो जाता है।
प्रत्येक चक्र होता है, प्रत्येक ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें एक डिंब विकसित होता है और छोड़ा जाता है। एक डिंब जो विकसित हो जाता है और इसको छोड़ दिया जाता, मतलब डिंब विकसित होकर शरीर में छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक जो चक्र होता है, जो आर्तव चक्र होता है, 4 चक्रों से होकर गुजरता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, जो कि इसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन का कम लेवल जो होता है वो गर्भावस्था को मतलब ये आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार होता है। जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन होगा उतना ज़्यादा गर्भावस्था होती है, मतलब गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो महिला के लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, स्तन ग्रंथि के विकास को प्रेरित करता है और ये भी अंडाशय द्वारा ही निकलता है। तो अंडाशय और अग्रपीयूष दोनों ही आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन होते हैं। तो आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन से हैं? अंडाशय है और अग्रपीयूष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनेक तत्व होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है? तो मानव शरीर में लगभग 6 तत्व जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कैल्शियम और फिर क्या होता है? फास्फोरस। ये जो 6 तत्व होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर का 65% होता है, ये सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है, शरीर का 65% होता है। जो कार्बन होता है वो शरीर का 18% होता है। कार्बन कितना होता है? कार्बन शरीर का 18% होता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो 3% होता है और लगभग 1% हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार से ये मानव शरीर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है मानव शरीर में? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कार्बन कितना पाया जाता है, तो याद रखना है कार्बन 18% पाया जाता है। कितना? केवल 18% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65% पाया जाता है। फैक्ट याद रखिएगा। और नाइट्रोजन पूरे जो शरीर के द्रव्यमान का पूछ रहे हैं ना, शरीर के द्रव्यमान का अपन बता रहे हैं, तो शरीर के द्रव्यमान का ये 3% होता है, याद रखिएगा। अगला है, शरीर के मध्य रेखा की ओर, ये शरीर के मध्य रेखा, शरीर है व्यक्ति का, ये जो शरीर है व्यक्ति का है ना, ये जो शरीर है इसके मध्य रेखा की ओर अंगों की गतिविधि को, मध्य रेखा की तरफ ये जो अंगों की गतिविधि है उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको अभिवर्तन कहा जाता है। शरीर के मध्य रेखा की ओर अंगों की गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? अभिवर्तन के रूप में जानते हैं। अभिवर्तन शरीर के मध्य रेखा की ओर एक गतिविधि होती है ना। और ये इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर मध्य की ओर, मध्य रेखा की ओर जो होता है संचार वगैरह होता है, परिवहन वगैरह होता है, वो क्या कहलाता है? मध्य रेखा की ओर जो हो रहा है उसको अभिवर्तन या अभिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवर्तन कहा जाता है। ये अपवर्तन के बाद होता है, ये भी याद रखना, ये अपवर्तन के बाद होता है। अगला है, कंकाल पेशी की संकुचन इकाई को क्या कहा जाता है? कंकाल पेशी की जो संकुचनशील इकाई है वो क्या कहलाती है? सार्कोमियर कहलाती है। कंकाल पेशी की जो कंकाल, जो हमारे शरीर का जो बिल्कुल पूरा जो हिस्सा है, जो कंकाल बना रहता है ना, जो कंकाल है हमारे शरीर का, वो क्या कहलाता है? ये इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? ये कहलाई, इसकी संकुचन इकाई क्या कहलाई, जिसमें ये पेशियां बनी हुई होती हैं, क्या कहलाएगा? तो ये सार्कोमियर कहलाएगा। कंकाल पेशी की संकोचनशील इकाई को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं कंकाल पेशी की जो संकुचन इकाई होती है। इसके अलावा 2 फैक्ट और याद रखिए। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। और एक और चीज, आरबीसी जो होती है या लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जिसका कार्यकाल लगभग 120 दिन का होता है, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी इसको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कल हम 2017 के पेपर सॉल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हाय लिखकर भेज दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।